अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल कौन है? मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ही वो है जिसने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दी थी जेनेटिक्स की। ठीक है, तो जेनेटिक्स के लिहाज से जो भी मेन जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेंडल ने प्रपोज किए थे। तो इसने प्रपोज क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल से फैक्टर्स हैं अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उसको पता लगा था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रेट्स की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं कि किस तरह का ट्रेट की एक्सप्रेशन होगी आगे फर्दर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा उसने ये देखा था कि ये जो ट्रेट्स हैं इनकी ट्रांसमिशन कैसे होगी नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर। तो ये सारा रोल इन स्पेशल फैक्टर्स का है जिसने क्या किया है, ट्रेट्स की एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल किया है और साथ में उसकी ट्रांसमिशन भी बताई है किस तरह होगी ऑर्गेनिजम्स के फर्दर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, और इसने उन स्पेशल फैक्टर्स को नाम दिया था जीन्स, जो हम लोग ये चैप्टर के स्टार्ट से ही स्टडी करते आ रहे हैं। तो किसने ये प्रपोज किया था वर्ड, वो था जीन्स का, वो था मेंडल। मेंडल ने जीन्स को प्रपोज किया था। अब मेंडल ने जो प्लांट्स उसने सिलेक्ट किया था वो था एक पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम होता है पिजम सैटिवम। उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके ऊपर और फिर उसके बाद उसने कौन से लॉज दिए थे, आज हम लोग उस बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ जो उसने दिया था वो था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम लोग सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलहदा होना। ठीक है, अब हम लोग ये चैप्टर तो काफ़ी देर का हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज सिर्फ एक तरह से हम लॉ पढ़ेंगे कि किस तरह उसने प्रपोज किया था कि किस तरह से जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेट्स को। ठीक है, तो मेंडल ने इसमें यूज़ क्या किया था, उसने सीड की शेप को स्टडी किया था कि सीड की शेप की क्या इनहेरिटेंस है, कि उसने इस बारे में स्टडी किया था। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होती है जो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट से स्टडी किया हुआ कि ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन होती है, यानी कि ट्रेट्स की ट्रांसमिशन होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, तो मेंडल ने इसमें किस चीज़ की इनहेरिटेंस स्टडी की थी, वो थी सीड की शेप। तो इसमें उसने क्या किया था, क्रॉस करवाया था दो प्लांट्स को, यानी कि उसने उसको रिप्रोड्यूस करवाया था दो प्लांट्स को। ठीक है, और उनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, डिफरेंट ट्रेट्स थे। उसने उनको जो है वो क्या किया था, क्रॉस करवाया था स्टडी करने के लिए, क्या, सीड की शेप को। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें कि उसने क्योंकि सिंगल एक तरह से जो है वो क्रॉस करवाया, तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ हम एक ही ट्रेट को स्टडी करें एट अ टाइम, इसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम डिफरेंट ट्रेट्स को स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंट क्रॉस होंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक ही ट्रेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई हाइब्रिड होगा तो टू, ट्राई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड होगा तो मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि हम सिंगल ट्रेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ये कौन सा क्रॉस होगा, ये सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अच्छा, अब मेंडल ने क्रॉस किसको करवाया, दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया था। उसने कौन से दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया था, उसने क्रॉस करवाया था ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट। यानी कि ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम ट्रेट, जिस तरह का पेरेंट्स का ट्रेट होगा उसी तरह के उसने ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ट्रेट
वही प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट, एक हमारे पास उसने प्लांट लिया जिसका राउंड है सीड, ठीक है, और दूसरा उसने प्लांट लिया जिसका रिंकल्ड है सीड, थोड़ी सी खुरदरी सी, जिसे कहते हैं ना उर्दू में खुरदरा सा सीड होता है, वो उसका हिसाब ये था, ठीक है। एक उसने राउंड लिया, एक उसने रिंकल्ड लिया। अब इसमें आगे जब उसने क्रॉस करवाया है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो सारी राउंड आई है, रिंकल्ड नहीं आई। वो रिंकल्ड क्यों नहीं आई? रिंकल्ड इसलिए नहीं आई कि इस चीज़ से उसने ये डिक्लेयर किया है कि जो राउंड सीड्स हैं ये असल में डोमिनेंट सीड्स हैं, और जो रिंकल सीड्स हैं वो रिसेसिव जो है वो ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है डोमिनेंट जो ट्रेड्स होते हैं वो रिसेसिव ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। तो इस क्रॉस से हमें ये पता लगा कि राउंड जो सीड्स हैं वो असल में डोमिनेंट सीड्स हैं। अच्छा, उसने अभी इधर एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं किया, उसने आगे फर्दर क्या किया, उसने उस पर्टिकुलर प्लांट को जो है वो उसने उनके सीड्स को प्लांट करवाया और उसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, ठीक है। जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाया आगे फर्दर तो सेकंड जनरेशन आई, उसमें हमारे पास कितने सीड्स आए, उसमें आए 7324 सीड्स आए थे, ठीक है, जिसमें से 5474 राउंड सीड्स थे और 1850 हमारे पास थे रिंकल्ड। तो इसमें रेशो बन रही थी 3:1, 3 जो रेशो थी वो राउंड की थी और 1 हमारे पास रिंकल्ड सीड्स के थे, ठीक है। इस तरह हमारे पास रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे सिंपल क्रॉस दिखाया हुआ है कि किस तरह से उसने क्रॉस किया था। जो सबसे पहले हमारे पास जनरेशन होती है वो होती है पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट्स की होगी। ऑब्वियसली 2 प्लांट्स जो उसने सिलेक्ट किए हैं ये पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंटल जनरेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ P1 जनरेशन। फिर हमारे पास आएगी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, P1 जनरेशन का, उसे हम कहेंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन आएगी। उसने बाद में क्या किया, F1 जनरेशन को दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। फिर हमारे पास प्रोड्यूस होगी F2 जनरेशन जिसे सेकंड फीलियल जनरेशन कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस की। क्रॉस उसने किस तरह किया, ये हमारे पास है पेरेंटल जनरेशन जिसमें सबसे पहले राउंड ए क्रॉस करवाया रिंकल्ड के साथ। F1 जनरेशन के अंदर सारे राउंड आ गए, डोमिनेंट कौन सा हुआ, राउंड। उसने क्रॉस करवाया F1 को, सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। दोनों राउंड को जब सेल्फ फर्टिलाइज हुए सेकेंड जनरेशन आई जिसमें हमारे पास 75% राउंड आए थे और 25% सिर्फ रिंकल्ड आए थे। तो 3:1 की हमारे पास आंसर आया था। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल उसने सीड शेप के लिहाज से बात की थी। अब उसने एक और क्रॉस करवाया था, ये अलहदा क्रॉस है, ठीक है। उसने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अब दोबारा एक और करके देखते हैं फिर ही कोई रिजल्ट दिया जाए, ऐसे नहीं दिया जाता, फर्दर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो उसने इस मतलब क्या किया, क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स को विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स। इसमें भी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये था कि F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स थे। तो टॉल प्लांट्स जो थे ये डोमिनेंट थे, ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेड था। उसने शॉर्ट प्लांट्स इसमें क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, जिसकी वजह से डोमिनेंट ट्रेड ने रिसेसिव ट्रेड की एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दिया। अच्छा, उसके आगे F1 जनरेशन के जितने भी मेंबर्स थे वो आगे सेल्फ फर्टिलाइज उसने करवाए, ठीक है। उसके बाद भी रेशो 3:1 ही आई थी, ठीक है। अब हम एक और क्रॉस डिटेल के साथ देख लेते हैं उसने किस तरह से किए थे। ये हमारे पास है पेरेंटल जनरेशन जिसमें उसने क्रॉस करवाया है राउंड को रिंकल्ड के साथ। पहली एग्जांपल की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें उसने राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करवाया था। अच्छा, राउंड में हमारे पास है 2 R, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, डोमिनेंट है ना इसलिए। और दूसरे हमारे पास रिंकल्ड है, वो रिसेसिव है उसके ट्रेड्स। आगे के मीट आएंगे
इधर से एक सिंगल आर आएगा, इधर से एक सिंगल आर आएगा, एक एक प्लांट, दोनों प्लांट से एक एक ट्रेट आ गया है, ठीक है, गैमीट्स आ गए हैं। आगे ये क्या करेंगे, जब आगे फ्यूज करेंगे तो हमारे पास F1 जनरेशन में सारे राउंड आए थे। क्यों राउंड आए थे, वो इसलिए आए थे, यहाँ पे आप खुद ही देख लें, हेट्रोजाइगस बना है। हेट्रोजाइगस में ये हमारे पास एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब डोमिनेंट ने क्या किया, रिसेसिव वाले की एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दिया, इसी वजह से सारे रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे राउंड आए थे। तो एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रेट की जीन्स की वजह से होती है। उसने आगे क्या किया, F1 राउंड को ही सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। तो जब हमारे पास R और स्मॉल r आपस में जब उनका क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, आगे जो गैमीट्स आए, इधर से भी दोनों गैमीट्स आएंगे, इधर से भी दोनों गैमीट्स आएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है। F2 जनरेशन क्या आई थी, F2 जनरेशन में हम एक क्रॉस बना के देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से भी एक कैपिटल आ रहा है, इधर से हमारे पास एक स्मॉल आ रहा है, इधर से भी कैपिटल आया, इधर से हमारे पास स्मॉल आया, ठीक है। यहाँ से जब हमारे पास ये, अब हम थोड़ा सा इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी कैपिटल आर है, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो दोनों कैपिटल आर है, तो ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट आएगा, ठीक है। तो इसमें सारे क्या है, राउंड आए हैं, इसलिए शेप इसकी राउंड है। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास राउंड ही सीड आया है। क्यों, क्योंकि रिसेसिव वाले का एक्सप्रेशन प्रिवेंट हो गया, डोमिनेंट इसमें भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, यहाँ पे भी हमारे पास डोमिनेंट ही आया है, जिसकी वजह से सीड हमारे पास यहाँ पे भी राउंड ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर है और यहाँ पे भी स्मॉल आर है, तो इस केस में हमारे पास रिंकल्ड सीड आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है कि 75%, देखें इसमें 75% जो हैं सारे वो राउंड सीड्स आए हैं और एक हमारे पास सिर्फ अलहदा से आए, जो कि 25% अगर हम बात करें तो वो रिंकल्ड आएंगे। समझ आ गई, इससे ये पता लगा कि जो होते हैं राउंड सीड्स वो डोमिनेंट थे और रिंकल सीड्स हमारे पास रिसेसिव थे। गैमीट की फॉर्मेशन में, अच्छा उसने क्या कंक्लूड किया मेंडल ने, उसने ये कंक्लूड किया कि गैमीट की जब फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले तो जीन्स अलहदा होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि हर गैमीट मतलब एक जीन पेयर से एक एक गैमीट आएगा ना, ठीक है। अभी हमने क्रॉस देखा है कि एक एक पेरेंट से हमारे पास एक एक गैमीट आएगा, ठीक है। जब वो हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट करेंगे, मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर आके एक पेरेंट से आए एक दूसरा पेरेंट से आए, अंदर आके यूनाइट करेंगे, फिर उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से आया एक दूसरे पेरेंट से आया, वो जब अंदर आएगा यूनाइट करेंगे तो हमारे पास उसके अंदर भी एक पेयर बन गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने इसमें कंक्लूड ये किया कि ट्रेट्स जो होते हैं वो असल में कंट्रोल होते हैं बाय जीन्स, कि आपका पेरेंट से कौन से जीन्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपकी ट्रेट्स की एक्सप्रेशन होगी। अगर आपके दोनों रिसेसिव जीन्स आएंगे तो फिर उसके बाद आप में रिसेसिव जीन आएगा, उसकी एक्सप्रेशन रिसेसिव होगी। लेकिन अगर डोमिनेंट आएगा तो फिर उसके हिसाब से आपकी एक्सप्रेशन होगी उस पर्टिकुलर ट्रेट की। तो जीन्स ही असल में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स की एक्सप्रेशन को और ट्रांसमिशन को टू द नेक्स्ट जनरेशन। जीन्स ही कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स की। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत ही इजी टॉपिक था अगर आपको समझ आई है तो, ठीक है। ग्रेगर मेंडल इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये मॉन्क था, प्रीस्ट था ऑस्ट्रिया के अंदर। इसने स्पेशल फैक्टर्स को प्रपोज किया था, जिसने उसने टर्म दिया था जीन्स। उसने किस में सिलेक्ट किया था, उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ये कुछ उसने फीचर्स बताए थे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर्स होंगे तो ही वो
जिसे कहते हैं आगे रिप्रोड्यूस अच्छे तरीके से कर पाएगा। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये आपको रेशियोज याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कितने सीरीज उसने किए कितने नहीं किए, सिर्फ इसमें आपने ये क्रॉस आ सकता है शॉर्ट में और इसकी डेफिनेशन आएगी और मेंडल लॉ की बात आएगी कि उसने किस तरह प्रपोज किया, ये किया वैसे किया, कौन से लॉज उसने दिए थे। बस आपने इसमें ये याद करना और कुछ नहीं याद करना। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।